करके देखो, लीनियर इक्वेशन सबको पता होगी, जो भी हमारे पास ना वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या आएंगे वेरिएबल्स, इनकी जो डिग्री होगी ना, डिग्री बोल दो या क्या बोलते हैं इनकी पावर बोल दो, वो हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। वेरिएबल्स पता है ना क्या होते हैं, अल्फाबेट, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d, कुछ भी अल्फाबेट होगा सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, हमें बताइए, ठीक है, जिनकी डिग्री हमेशा क्या होगी 1। अब ये 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे ना, जो भी हमारे क्या लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे ना, उसके अंदर हमेशा कितने वेरिएबल रहेंगे, उसके अंदर हमेशा 2 वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि 2x + 5 = 8, क्या है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर तो है, बट ये 2 वेरिएबल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल चल रहा है x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y भी लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर y भी लगा दूं, तो यानी इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर? क्योंकि x की पावर भी क्या है 1 है, और y की पावर भी क्या है 1 है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर एक किस में चल रहा है, 2 वेरिएबल के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि किसका एग्जांपल होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और का एग्जांपल -4p + 5q = 7, ये भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि x और y आएगा, हो सकता है p और q भी आ जाए, तो यानी कि p और q भी किसके अंदर आएंगे, वेरिएबल्स के अंदर आएंगे, और बाकी तुम्हारे सब क्या चल रहे हैं, 2 वेरिएबल और 1 डिग्री के अंदर है, ठीक है। और का एग्जांपल हो सकता है -5a लिख देते हैं + 7b = -9, ये भी इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, और सबके सब क्या है लीनियर में, ठीक है। सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने ऐसे लिखा कि 8x² + 7y = 10, क्या होगी इक्वेशन 2 वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में तो है, बट ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं लीनियर? क्योंकि x की पावर क्या चल रही है, 2 चल रही, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब सिंपल वो होता है, हमने अभी पॉलिनोमियल में देखा है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कितनी डिग्री आएंगे, हमेशा डिग्री 1 होगी, और 2 वेरिएबल का मतलब ये होगा कि हमेशा कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखो और चीज समझते हैं, जैसे ना मुझे इसको सॉल्व करना है, पहले समझना, पहले इसको उतारना, फिर यहाँ पर आ जाना। इसके बाद जब मुझे इसको सॉल्व करने की बात आएगी ना, सॉल्व करने की बात, मैंने यहाँ पर लिखा देखो 2x + 5 = 10, ठीक है। मैंने बोला x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। कैसे निकलेगी भाई? ये 2x हो गया, तो तुमने क्लास 8th में क्या था, क्लास 8th में 5 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 5, तो यानी कि 2x कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितने आ जाएगी 5/2, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें देता हूँ ना, मैंने तुम्हें दिया 2x + y = 10, अब निकाल दोगे x की वैल्यू? अब निकाल नहीं पाओगे x y की वैल्यू, नंबर में नहीं निकाल पाओगे। ये जो आंसर आ रहा है ना, ये नंबर में आ रहा, और इसी नंबर को मैथ्स की टर्म में क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट में नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आएगी? देखो 2x = क्या करोगे, 10 - y, y इधर के माइनस हो गया, क्या माइनस कर सकते हो तुम इसको? माइनस तो नहीं कर पाओगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ना हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं ना किसी इक्वेशन के अंदर में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले वाली इक्वेशन सॉल्व क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल थे, एक ही वेरिएबल था, ठीक है। ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो हमें एक चीज समझना ध्यान से कि जब भी ना 2 वेरिएबल में इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल में इक्वेशन होगी एक्स वाई की टर्म में, ठीक है, और हम उसको क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें ना मिनिमम कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। समझ में आ गया ना? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें ये दूंगा ना इक्वेशन, और मैंने तुम्हें बोला कि एक्स वाई की वैल्यू निकालो, कभी नहीं निकाल पाओगे, तुम भी नहीं निकाल पाओगे और मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। बट मैंने ये दिया, एंड मैंने एक और इक्वेशन लिख दिया कि 5x - 2y = 10, ये 2 इक्वेशन दिए मैंने, और बोला मैंने कि इन दोनों को सॉल्व करके ना एक्स वाई निकालो तो निकल सकते हैं। फिर समझ में आ गया ना? ठीक है, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ये समझो तो इसका मतलब ये कि 2 वेरिएबल तो इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। उतारो पहले इतना उतारो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो या जनरल फॉर्म बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। जैसे ना मुझे अब बताएगी राधिका कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इन्हें पढ़ लिया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है याद है? ax², हाँ बोल सही बोल रही, bx c + c = 0, याद है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है, पढ़ रखा हमने, ठीक है। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमने पढ़ रखा पहले चैप्टर में, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल की ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको समझना, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम, इसको समझना, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि यहाँ पर कितने वेरिएबल चल रहे हैं, 2 वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी 2 वेरिएबल चलेंगे, ठीक है, कभी भी 2 वेरिएबल चलेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ना
हमें मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 की बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब अगर एक ही इक्वेशन दिया ना तो तुम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हमेशा कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी हमें, 2 इक्वेशन, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, तब चाहिए होंगी 3 इक्वेशन, समझ में आ गया ना, ठीक है। 3 वेरिएबल आती हैं, पर आती है क्लास 11th और 12th में, ठीक है। अभी नहीं आएगी वहां पर, फिजिक्स और मैथ्स में आती है 11th 12th में, वो भी नहीं आएगी 3 वेरिएबल। बस 2 वेरिएबल में याद हो ना, हमेशा कितनी इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन, ठीक है। कोई तुम्हारा बेकूफ बनाने के लिए ऐसे बोलेगा ना कि 2x + y = 5, इसको सॉल्व करके x y निकालो, तुमसे बोल देना कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब तक तुम्हें क्या नहीं गिवन होगा एंड कोई दूसरी इक्वेशन गिवन नहीं होगी, 2x - y टोटल ऐसे करके दूसरी इक्वेशन गिवन नहीं होगी, तब तक नहीं कर पाओगे सॉल्व, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी ना 2 वेरिएबल होते हैं तो मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, 2 इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जब 2 इक्वेशन चाहिए होंगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कितनी इक्वेशन आएंगी, 2 इक्वेशन आएंगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है ना वो इस तरीके की होती है, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सॉल्व करने में 2 इक्वेशन चाहिए होती है, सेकंड होती है a2x + b2y और +c2 = 0, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये a1 b1 c1 ये क्या है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जैसे ना मैं यहाँ पर क्या है, 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल में। पहले बताओ लीनियर इक्वेशन है ये दोनों, होंगी लीनियर, क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर 1 है, x की और y की पावर क्या है, दोनों की 1 है। 2 वेरिएबल में क्यों है, ये जो a1 b1 c1 है ना, देखो वेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब कुछ, कि जो ये a1 हो गया, ठीक है, b1 हो गया, c1 हो गया, ठीक है, a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया, ये सब के सब होंगे नंबर। नंबर का मतलब ये सब के सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, कोई नंबर्स होंगे, कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है। और जो ये x और y होंगे ना, ये x और y क्या होंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं हम, देखो इस वाले का ना ऐसे लिख सकता हूं मैं कि मैंने लिख दिया 2x + y + 8 = 0, ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन में ऐसे लिख दिया कि 4x + 5y + 7 = 0। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जो a1 b1 c1 है ना, और जो a2 b2 c2 होंगे, ये सबके सब क्या होंगे, एक नंबर होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, पॉइंट नेगेटिव कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। पर जो x और y होंगे ना, x और y क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि x और y होंगे, हो सकता है p और q भी हो जाए, s और r कुछ भी नए वेरिएबल्स हो सकते हैं वहां पर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर a1 b1 ये जो भी लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये इंपॉर्टेंट थी हमने पिछले चैप्टर में देखा, तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वेशन, ठीक है। उतारो पहले इसको, इसी के आगे ऐसे एग्जांपल करके इसको उतार दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखनी है, क्वाड्रेटिक मत लिखना, क्वाड्रेटिक तो मैंने ऐसे पूछा था, दैट एलियन लिखना। देखो जैसे ना तुम्हें क्या निकालना है, जैसे मैंने इक्वेशन पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो उसकी जनरल इक्वेशन होती है ना, या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। पहले वो लिख देते हैं जो हमने पढ़ा अभी, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, एंड a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। साथ में एक और चीज भी है कि ये हमेशा ना सबके सब इक्वल टू इधर होने चाहिए, सबके सब इक्वल टू इधर, कोई इक्वल टू उधर बैठा हो तो क्या करोगे, उसको खींच के यहाँ लेके आओगे, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। वो तो तुम कर दोगे, माइनस प्लस में बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो पहला, ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखा 2x + 5y + 8 = 0, और दूसरा लिखा है x - y + 7 = 0, ठीक है। हमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से ना a1 b1 a2 b2 इन सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, देखो, ठीक है। a1 की वैल्यू सिंपल ही है, a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करके। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इधर पे चलते हैं, जो तुम्हारा a2 है, a2 का वैल्यू क्या हो गया, इसके आगे का हो गया कोएफिशिएंट 1, b2 का वैल्यू जो तुम्हारा b2 होगा ना ये, ठीक है। इस b2 की वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, प्लस होता है, तो कुछ ने तो 1 मानोगे तो पूरा नंबर आएगा -1, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 7, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। करो नोट से फटाफट, इजी क्वेश्चन है बहुत। हमने क्वाड्रेटिक में भी इनसे स्टार्ट किया था, याद है ना, पॉलिनोमियल में हमने एबीसी का वैल्यू निकालना सीखा था, तो स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ नहीं पड़ेगा, बंदे सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। और ये a1 a2 निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है बोर्ड में, है ना, आ भी रखा था इस बार, और ठीक है, एक क्वेश्चन था इसका ऐसे ही, स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो सब अच्छे से आएगा।
देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले देखते रहना सब, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा कुछ। 2x प्लस 8 प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन लिख रखा है 7y प्लस 9 माइनस का 8x इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हमें ना पहले ना इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि देखो पहले x के बाद कौन होता है लिखा हुआ, y लिखा भी होता है, फिर नंबर होता है, यहाँ पर भी x y फिर नंबर, और यहाँ पर तो x से लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था नंबर, तो ऐसे मत कर देना a1 b1 c1, फिर गड़बड़ हो जाएगा आंसर, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है पहले ना इस वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे 2x, इसके बाद कौन आएगा प्लस 5y, y वाला आएगा, और फिर आएगा कांस्टेंट नंबर यानी प्लस 8 इक्वल टू 0, समझ में आ गया। सेम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो पहले x तो y तो बाद में आता है ना, पहले x आता है, तो पहले यानी कौन आएगा माइनस का 8x, साइन लेकिन इसका माइनस का 8x, ठीक है, प्लस फिर कौन आता है y 7y, और फिर कौन आएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब जरा मैं कंपेयर करके a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू एंड c1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 2 हो गया है ना, b1 की वैल्यू क्या हो गया 5, और इसकी वैल्यू क्या हो गया 8। वैसे हमारे पास a2 b2 एंड c2 की वैल्यू, a2 का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 8, इसका वैल्यू कितना हो गया 7, इसका वैल्यू कितना हो गया 9, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। मतलब तुम्हें याद रखना है कि इस क्वेश्चन ना आगे पीछे हो सकती है वो, ठीक है, सफल करके दे सकता है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रखनी है इसको याद रखना जो ऊपर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखो तब उतारना फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ना मैंने इक्वेशन लिखा, ठीक है, 2x इक्वल टू y प्लस 8, ध्यान से देखना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लिखा है मैंने x प्लस 8 इक्वल टू y, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो पहली वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0 होता है, और सेम दूसरी इक्वेशन में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमेशा इक्वल टू में क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो पहले तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको, कैसे देखो इस वाली इक्वेशन को ना मैं 2x, ये y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y होगा, और 8 इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। सेम ये वाला ये हो जाएगा x, ये प्लस का 8, जब y इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मतलब जो भी इक्वल टू वहां पे ना उसको उठा के लेके आओगे, इक्वल टू इधर हमेशा क्या होना चाहिए 0, ठीक है। साथ में इसको भी याद रखना, पहले x होता है, फिर कौन होता है y, और फिर नंबर, ठीक है। इस सीक्वेंस में क्यों रखना है यार, क्योंकि तुम अगर ऐसे नहीं करोगे ना तुम फिर a1 b1 c1 गलत लिख दोगे, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब लिख लेते हैं जरा, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और c1 का वैल्यू -8, ठीक है। इधर से a2 का वैल्यू -1, x का कोएफिशिएंट सॉरी +1, ठीक है। b2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और c2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा +5, ठीक है। करो ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं इसको। देखो इसका मतलब क्या है समझ लो ध्यान से, ठीक है। स्टेप बाय समझते हैं क्या होता है। देखो जैसे ना हमने एक चीज ना हमने भी रफ में ग्राफ देखा, ठीक है, उस ग्राफ में ना मुझे एक चीज समझ में आ गया, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो भी हमारे पास क्या होती है लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, जो भी क्या होती है लीनियर इक्वेशन होती है ना, इनका जो ग्राफ होता है, ठीक है, इनका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, हमेशा कैसे बनता है एक स्ट्रेट लाइन, याद है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो कॉर्ड इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है पैराबोला, ठीक है। जैसे याद है मैंने तो बताया था कि जो पैराबोला होते हैं वो ऐसे भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, कर्व बनते हैं, ठीक है। पर जो तुम्हारी कौन सी लाइन होती है लीनियर इक्वेशन जो होती है ना उनके हमेशा ग्राफ अगर सही बनाओगे तो, ठीक है, हमेशा ग्राफ कैसे बनते हैं स्ट्रेट बनते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे हमने उसका ग्राफ देखा, उसका ग्राफ कैसे बन रहा था स्ट्रेट बन रहा, मतलब घूम के नहीं आएगा उसको काटने के लिए कभी, ठीक है। तो देखो सपोज ना हम पे दो इक्वेशन है, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज तो समझ लिया कि जब भी हमें लीनियर इक्वेशन की बात करेगा ना तो हमेशा कितनी इक्वेशन आएंगी, हमेशा दो इक्वेशन होंगी हमेशा, क्योंकि 9th में हमेशा एक इक्वेशन होती थी, याद है। अब क्लास 10th में कितनी इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन होंगी कम से कम, ठीक है, और दो ही होती है, 3-4 कभी नहीं होती, दो इक्वेशन है ना, तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, ठीक है, मतलब कि दो इक्वेशन का ग्राफ क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है देखो ध्यान से, ठीक है, हो सकता है कि पहला ऐसे हो सकती है कंडीशन कि सपोज एक लाइन का ग्राफ ऐसे बन गया क्योंकि काटेगा ही, ठीक है, और हो सकता है दूसरे लाइन का ग्राफ कैसे बन गया ऐसे बन गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे क्या हो गए इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। या तो ना सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसी है, ठीक है, अभी ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसी है कि सपोज एक लाइन ऐसे बन गई, एक लाइन ऐसे बन गई, और दूसरी लाइन क्या होगी इसके जस्ट पैरेलल आ गई, इसकी क्या है जस्ट पैरेलल, ठीक है। मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या पता दोनों आपस में कटे, क्योंकि देखो एक ही पॉइंट पे कटेगा,
क्या ये घूम के दोबारा काटना आएगा इसको? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट क्या होगा? एक लाइन पे इंटरसेक्ट होगा आके। ठीक है, क्या ये आ सकता है घूम के दोबारा काटने? ये तो नहीं आएगा। तो हमेशा एक लाइन पे इंटरसेक्ट होंगे, या तो क्या होंगे आपस में, क्या होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, और भी हो सकते हैं कुछ कंडीशन, ये बात तुम खुद से सोच के देखो। और कुछ हो सकता है जब मैं दो इक्वेशन को बनाऊंगा ग्राफ के अंदर। एक मतलब मतलब क्या पता वो वाई में लाई करे दोनों, मतलब वाई में इंटरसेक्ट करे। मतलब हाँ। पॉजिटिव। देखो देखो, नहीं वो सही बोल रही। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, क्या देखो, जैसे ग्राफ बनाया, ठीक है, मैंने जैसे दो इक्वेशन ये बनाऊंगी, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया? ऐसे बना दिया सपोज ऐसे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी ना सेम इसी के ऊपर ऊपर आगे चल गई, सेम इक्वेशन भी क्या होगी? इसी के ऊपर ऊपर आ गई। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, तो वहां पे तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहले कंडीशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो ये पॉइंट होंगे ना, ये आपस में क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ये हमेशा क्या होगा? एक पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन को नाम दिया जाता है पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो आपस में जो लाइन होंगी ना, वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, और पैरेलल की प्रॉपर्टी पता होंगी भाई, इसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूं, क्या मिलेंगी कभी आके? कभी नहीं मिल सकती हूँ। ठीक है, चाहे किधर से भी एक्सटेंड करो नहीं मिलेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं नहीं कर सकती। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है, ऑन दी सेम लाइन, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि ना, कि वो क्या होंगे? दोनों लाइन की इक्वेशन ना एक के ऊपर एक बन जाए। समझ में आ गया ना? ये ऐसे बन सकती है। ठीक है, उतारो पहले तीन कंडीशन, सेम ऐसे उतारने से मैं लिख रहा था, इसके नीचे नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि वहां पर इसके बारे में लिखते नहीं हम क्या क्या होती है। देखो, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, ध्यान से समझना आप। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी यूनिक का मतलब क्या है बाद में समझेंगे, बस अब इतना समझना कि जब वो लाइन अगर इंटरसेक्ट अगर एक ही पॉइंट पे रहेगी ना, तो इसका नाम क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया ना इतना? ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर वो एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है, एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हम कंडीशन को नो सॉल्यूशन, यानी कि